हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज शैल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं बेस्ट कंटेंट। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए नॉलेज शैल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो और आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मुझे उम्मीद है आपने हमारे इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर जरूर देख लिया होगा। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप उसे देख लीजिए। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं अपना अगला लेक्चर, जो होगा हमारा अलैंगिक जनन और उसके प्रकार पर, जिसमें हम विखंडन और मुकुलन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अलैंगिक जनन, जैसे कि आप पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, हमने अलैंगिक और लैंगिक जनन के बीच अंतर को बताया था। तो अलैंगिक जनन क्या होता है? एकल जीव जनन करने की क्षमता रखता है, मतलब वह जनन जिसमें एक अकेले जीव के पास क्षमता होती है कि वो क्या कर सके, संतान पैदा कर सके। अकेला जीव संतान पैदा करने की क्षमता रखता है। तो एकल जीव जनन करने की क्षमता रखता है। इसके परिणाम स्वरूप किलोन उत्पन्न होते हैं। तो अलैंगिक जनन के बाद जो संतति बनेगी, जो पीढ़ी बनेगी, उसमें क्या बनेंगे? किलोन बनेंगे। तो किलोन क्या होते हैं? जो हूबहू बिल्कुल सेम टू सेम अपने दूसरे के जैसे हो। जैसे हम फोटो कॉपी करवा रहे हैं, तो फोटो कॉपी के दौरान जो हमारे प्रिंट आउट में जितने भी पेज निकलेंगे वो बिल्कुल एक दूसरे के जैसे होंगे। तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं? किलोन कह सकते हैं। तो अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप क्या बनते हैं? किलोन उत्पन्न होते हैं। तो किलोन क्या चीज है? आकारिकीय तथा अनुवांशिक रूप से एक समान जीवों को क्लोन कहते हैं। वो जीव जो मॉर्फोलॉजिकली, मतलब कि बाह्य संरचना में तथा अनुवांशिक रूप से, और जिनका मतलब कि जो जेनेटिकली डीएनए वगैरह कैसा हो, एकदम सेम हो, मतलब बाहर से देखने पर भी सेम होंगे और जेनेटिकली अनुवांशिक तौर पर भी सेम होते हैं, एक समान जीवों को क्लोन कहते हैं। और ये किसके परिणाम स्वरूप बनेंगे? अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। तो प्रोटिस्टा एवं मोनेरा, प्रोटिस्टा एवं मोनेरा जो हमने पढ़ा था, R.H. वाइटेकर का वर्गीकरण पढ़ा था हमने कक्षा 11 के अंदर। तो उसमें उन्होंने दो समूह बनाए थे, एक प्रोटिस्टा और एक मोनेरा। तो प्रोटिस्टा के अंदर और मोनेरा के अंदर एक कोशिकीय जीव आते हैं। प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय जीव आते हैं यूकैरियोटिक, मोनेरा में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक आते हैं। तो इनमें क्या होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री का मतलब जिनमें क्रोमोसोम की संख्या का क्या रहे? समान रहे। जैसे कि हमारा ये कोशिका थी जिसमें 46 क्रोमोसोम थे। अगर समसूत्री विभाजन हुआ तो जो हमारी संतति कोशिका बनेंगी उनमें भी 40 क्रोमोसोम होंगे, गुणसूत्र होंगे। तो गुणसूत्र कैसे रहे? समान रहे। तो इस प्रकार के विभाजन को समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। तो प्रोटिस्टा और मोनेरा में जो कोशिका विभाजन है, ये क्या है? जनन का एक प्रकार है। जैसा कि हम देख सकते हैं, एक कोशिका थी और एक कोशिका से दो कोशिका बनी, क्या हो गया? जनन हो गया। अलैंगिक जनन के प्रकार, अब हम अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या प्रकार है? विखंडन, जिसको हम क्या कहते हैं? फिजन भी कहते हैं। इसमें एक कोशिकीय जीव दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाता है, प्रत्येक भाग एक वयस्क के रूप में वृद्धि करता है। तो इसके अंदर क्या होगा? एक जीव होगा, या तो वो दो भागों में टूट जाएगा या दो से ज्यादा भागों में टूट जाएगा, और प्रत्येक भाग जो होता है वो एक नए जीव के रूप में क्या होता है? दिखाई देता है, विकसित हो जाता है। मतलब हमारा जीव जो है वो टूट जाएगा, टूट के दो या दो से अधिक भाग बना लेगा, और प्रत्येक भाग क्या होगा? एक नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। विखंडन की अगर हम बात करें तो विखंडन के हमारे दो प्रकार होते हैं। एक होता है द्विखंडन और एक होता है बहुखंडन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, द्विखंडन मतलब जिसमें एक जीव दो में टूट जाए उसे हम क्या कहते हैं? द्विखंडन कहते हैं। तो द्विखंडन को हम बाइनरी फिजन के नाम से भी जानते हैं। एक कोशिका दो समान भागों में विभक्त हो जाती है। एक कोशिका होगी और वो दो समान कोशिकाओं में टूट जाएगी तथा प्रत्येक भाग वृद्धि करके
वयस्क कोशिका का निर्माण करता है। अब देखो, ये एक कोशिका थी जो दो कोशिकाओं में टूट गई और दोनों कोशिका कैसी है, एक समान है। और अब ये जो दोनों कोशिकाएं वो क्या करेंगी, वो वृद्धि करेंगी और दो नए जीव बना लेती हैं। द्विखंडन के प्रकार करूं तो द्विखंडन हमारे दो प्रकार के होते हैं। अनियमित द्विखंडन मतलब इरेगुलर बाइनरी फिजन अमीबा में। अनियमित द्विखंडन का मतलब क्या है कि जो द्विखंडन होगा, जीव दो में टूटेगा, वो कहीं से भी टूट जाएगा, कहीं से भी टूट जाएगा। जैसे अमीबा में देखो भाई, अभी अमीबा है, इसमें कोई निश्चित दिशा तो नहीं है भाई, यहीं से टूटेगा, ये कहीं से भी टूट सकता है। अब देखो हमारा ये अमीबा था, ये थोड़ा बड़ा होगा, अपने साइज में ग्रोथ में बड़ा करेगा, उसका केंद्रक हम देख सकते हैं। ये जो मैंने रेड से दर्शाया ये क्या चीज है, केंद्रक है। तो ये केंद्रक क्या करेगा, केंद्रक विभाजित हुआ, फिर बाद में जो हमारा जीव द्रव्य था वो भी विभाजित होगा और दो हमारी कोशिका बन गई, दो संतति कोशिका बन गई। ठीक है, तो अनियमित द्विखंडन में क्या होता है, हमारा जो अमीबा वो कहीं से भी टूट जाएगा और दो बना लेगा। एक होता अनुप्रस्थ द्विखंडन, तो अनुप्रस्थ द्विखंडन हमारा पैरामीशियम में देखने को मिलता है। इसमें क्या होगा, अनुप्रस्थ काट, जैसे कि देखिए हमारा ये क्या मार्कर है, मैं क्या करूं, इसे यहां से काट देता हूं, तो ये क्या कहलाएगा, अनुप्रस्थ। तो हमारा जो पैरामीशियम है वो आप देख सकते हैं, ये रहे। ठीक है, अब ये पैरामीशियम बीच में से यहां से टूट, देखिए यहां से विभाजित हो रहा है, आप देख सकते हैं यहां से विभक्त हो रहा है, ये हमारे दो पैरामीशियम में टूट गया। अब ये हमारे दो नए पैरामीशियम बन गए और पुराने पैरामीशियम का अस्तित्व समाप्त हो गया। अगर मैं देखूं अगला क्या है, अनुदैर्घ्य द्विखंडन, जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन भी कहते हैं। ये किसके अंदर देखने को मिलता है, युगलीना के अंदर देखने को मिलता है। अगर मैं देखूं, आप देख सकते हैं ये हमारी युगलीना है। तो इसमें क्या होगा, अनुदैर्घ्य में देखिए इस तरीके से खड़ी गांठ, जैसे ये मेरा मार्कर है, मैं यहां से इसे दो हिस्सों में विभाजित कर दूंगा तो वो अनुदैर्घ्य कहलाता है। अगर मैं बीच में से काट दूंगा तो वो ट्रांसवर्स कहलाता है। ठीक है, तो देखिए यहां से हम देख सकते हैं कि वो दो में डिवाइड हो जाएगा और एंड में दो युगलीना बन जाते हैं। अब अगला जो प्रकार है वो है बहुविखंडन, जिसे हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। मतलब जैसा नाम से पता चला, बहु मतलब कि बहुत सारों में टूट जाना। एक जनक कोशिका अनेक संततियों को उत्पन्न करती है। एक अकेली जो कोशिका होगी वो बहुत सारी संतति बना लेगी, बहुत सारी संतान पैदा करने के सक्षम होती है। उदाहरण अमीबा, प्लाज्मोडियम आदि में। मैंने आपको बताया था, पिछले हमने पढ़ा था 11वीं में, कि प्लाज्मोडियम क्या होता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया का परजीवी है। तो मलेरिया जो होता है वो किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, जो कि एक प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोआ है, जिस वजह से मलेरिया होता है। मलेरिया फैलता किसकी वजह से है, मच्छर की वजह से। कौन सी, मादा एनोफ्लीज नाम के मच्छर से फैलती है। ठीक है, और मुख्य कारण क्या है, प्लाज्मोडियम। तो देखिए अब हमारा अगला देखेंगे कि अमीबा में बीजाणु जनन, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसे आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट। तो अमीबा में बीजाणु जनन, तो अमीबा में बीजाणु किस प्रकार बनेंगे उसके बारे में जानेंगे। और ये इसमें क्या होता है, बहुखंडन भी होता है। तो देखिए विषम परिस्थितियों में, जब परिस्थिति अमीबा के अनुकूल नहीं होंगी, जब परिस्थिति अमीबा के हिसाब से नहीं होंगी, तो उन परिस्थितियों में क्या होगा कि जो अमीबा है वो अपने पादप संकुचित कर लेता है। पादप का मतलब सूडोपोडिया, क्या चीज, सूडोपोडिया। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो ये देख रहे हो आप, ये जो दिखाई दे रही है क्या है, सूडोपोडिया है, जिसकी वजह से भोजन भी खाता है। ठीक है, तो इसने क्या करे, अपने जो सूडोपोडिया मतलब पादप थे उन्हें संकुचित कर लिया, खत्म कर लिया, एकदम गोल हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या होगा, ये अमीबा अपने चारों ओर एक आवरण बनाएगा। ठीक है, एक कवच बनाएगा बहुत मजबूत, जिसे मैं पुटी या सिस्ट कहता हूं। और वो कैसा हुआ, त्रिस्तरीय, मतलब 3 लेयर का एक कवच अमीबा क्या करता है, बनाता है। जिस प्रक्रिया के द्वारा अमीबा ने ये कवच बनाया, पुटी बनाई, उसे हम क्या कहते हैं, पुटी भवन कहते हैं। तो पुटी भवन क्या चीज है, पुटी बनाने की प्रक्रिया को पुटी भवन कहते हैं। और जब अब इसके बाद ये बैठा रहेगा,
जैसे ही कैसी परिस्थिति आएंगी, अनुकूल परिस्थिति आएंगी, एकदम अच्छी परिस्थिति आई अमीबा के हिसाब से, तो हमारा अमीबा ने क्या करा, बहुखंडन कर दिया। बहुखंडन में क्या होगा कि अमीबा बहुत सारे छोटे 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 अमीबा में, मतलब छोटी छोटी कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रही, ये क्या हमारी छोटी 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 कोशिकाएं हैं। इनको हमने क्या कहा, इन्हें हमने क्या कहा, सूक्ष्म अमीबा, बीजाणु अमीबा या सूडोपोडियो स्पोर्स हम इन्हें कहते हैं। अब क्या होगा, इसके बाद ये जो हमारी पुटी थी वो फट जाएगी, टूट जाएगी, और हमारे जितने भी सूक्ष्म अमीबा हैं वो बाहर निकल जाएंगे, और प्रत्येक अमीबा एक नए अमीबा के रूप में विकसित हो जाएगा। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया विखंडन के अंदर, हमने विखंडन के पहले डिफाइन पढ़ी, फिर हमने विखंडन के क्या पढ़े, दो प्रकार थे, एक द्विखंडन एक बहुखंडन। तो हमने द्विखंडन पढ़ा, द्विखंडन के तीन प्रकार, अनियमित, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, और फिर हमने बहुविखंडन के बारे में पढ़ा और अमीबा में बीजाणु जनन पढ़ा। ये वाला हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम बात करते हैं मुकुलन की। तो मुकुलन को हम बडिंग के नाम से भी जानते हैं। तो बडिंग के अंदर क्या होता है, इसमें जो जीव है, जीव के शरीर पर छोटी सी कलिका उग जाती है, ठीक है, मतलब हम कहें तो जैसा फोड़ा हो जाता है ना, उस टाइप से पहले फोड़ा होगा, फिर वो धीरे धीरे करके बड़ा होता है, और बड़े होते 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 वो एक छोटी सी जीव का आकार ले लेता है, और कुछ समय तक पहले वो जो उसका जनक होगा उसके साथ जुड़ा रहेगा। अब जुड़ा रहेगा और उससे पोषण प्राप्त करेगा। कुछ समय बाद वो इससे अलग हट जाता है और एक नया जीव बन जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया होती है मुकुलन के अंदर। मुकुलन को हमने तीन हिस्सों में विभाजित करा है। मुकुलन के तीन प्रकार हैं। अब सबसे पहले देखिए मुकुलन बडिंग। तो सबसे पहला प्रकार क्या है, टोर्यूलेशन। क्या है, टोर्यूलेशन। तो एक कोशिकीय जीव से छोटी कलिकाएं उत्पन्न होती हैं। एक कोशिकीय जीव होगा और उस जीव से छोटी सी कलिका उत्पन्न होगी, जैसा आप देख सकते हैं यहां पर। यह हमारा क्या है, ईस्ट है। ईस्ट क्या होती है, एक प्रकार की फंजाई होती है, ठीक है। तो ईस्ट के ऊपर आप देख सकते हो यहां पे छोटी सी कलिका उगी है, जो प्रारंभ में जनक कोशिका से जुड़ी होती है। अब देखिए भाई, ये जो है ये है जनक कोशिका, जनक कोशिका। अब इस जनक कोशिका से ये जुड़ी हुई है, ये जो आप देख सकते हैं छोटी सी जो संरचना है, इसे हमने क्या कहा, कलिका। तो शुरुआत में हमारी ये जो कलिका है जनक कोशिका से जुड़ी रहती है और धीरे धीरे करके वृद्धि करती है, आप देख सकते हैं यहां तक। बाद में अलग होकर नए जीव में परिपक्व हो जाती है। तो जनक कोशिका से अलग हो जाएगी और कुछ समय बाद हमारी ये परिपक्व होकर एक नए जीव में बदल जाएगी, और ये जनक कोशिका, ठीक है। तो इस प्रकार का हमें किसके अंदर देखने को मिलता है, ईस्ट में। राइजोपस के अंदर हमें टोर्यूलेशन देखने को मिलता है। दूसरा जो प्रकार है वो है बाह्य मुकुलन, एक्सटर्नल बडिंग। तो इसमें क्या है, जनक के शरीर पर एक अतिवृद्धि कलिका उत्पन्न होती है, जो वृद्धि करके जनक के समान हो जाती है। तो भाई देखो, टोर्यूलेशन किसमें था, एक कोशिकीय जीव में था, लेकिन जो हमारा बाह्य मुकुलन है ये हमें बहुकोशिकीय जीव में देखने को मिलता है। तो इनमें क्या होता है, जीव के शरीर पर छोटी सी इस तरीके से एक कलिका उगने लगती है और ये जीव के समान हो जाएगी। और अब कुछ समय बाद जब वो क्या होगा कि ये जो कलिका थी ये अलग हो जाएगी जीव से, मतलब जो जनक है उससे अलग हो जाएगी, और बाद में अलग होने के बाद एक स्वतंत्र जीव के रूप में परिपक्व हो जाएगी, एक स्वतंत्र जीव बन जाएगी, और बाद में जनक से अलग होकर मुक्त जीवन यापन करती है, स्वतंत्र रूप से जीती है। ये जैसा कि हमें हाइड्रा के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद है आंतरिक मुकुलन, जिससे हम क्या कहते हैं, सॉरी यहां पे गलत लिख रहा है, इंटरनल है, इंटरनल बडिंग कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, जीव की अंदर, जीव का जो शरीर है उसके अंदर छोटी छोटी कलिकाएं उत्पन्न होती है, रचनाएं विकसित होती है। इसमें जनकों के शरीर में ऐसी वशिष्ठ रचनाएं विकसित होती हैं जो नए शिशु प्राणी को जन्म देने में सक्षम होते हैं। जैसा हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, एक स्पंज का डायग्राम है।
इसमें देखेंगे कि जो छोटे छोटे हमारे ये देख रहे हैं, ये क्या है, कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं हैं। इन्हें हमने क्या कहा, कलिकाएं कहेंगे इन्हें। तो ये जो विशेष प्रकार की संरचनाएं हैं, इनके पास क्षमता है कि ये बिल्कुल एकदम नए जीव को, नए प्राणी को जन्म दे सकते हैं। स्पंज में इन संरचनाओं को जिम्यूल्स कहते हैं। ये जो हमारी संरचना आप देख रहे हैं ना कलिका की तरह, ये क्या है, ये है जिम्यूल्स। तो ये हमारी क्या कहलाती हैं, जिम्यूल्स कहलाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इंटरनल बर्डिंग है, आंतरिक मुकुलन, वो किसके अंदर देखने को मिलता है, स्पॉन्जिला के अंदर देखने को मिलता है। ये हमारा स्पंज का एक डायग्राम है जिसके अंदर आप उसके शरीर के अंदर कलिकाओं को, जिन्हें हम जिम्यूल्स कह रहे हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। इन जिम्यूल के पास क्षमता है कि वो पूरे के पूरे प्राणी को जन्म दे सकती है। तो हमारा जो मुकुलन है वो यहीं तक है। अगर हम देखें तो मुकुलन को एक बार मैं रिवाइज करवाता हूं। तो मुकुलन में हमें क्या पढ़ना है, 3 चीजें पढ़नी है। मुकुलन 3 प्रकार के हैं, टोर्युलेशन, बाह्य मुकुलन, आंतरिक मुकुलन। तो टोर्युलेशन क्या होता है, एक कोशिकीय जीव के अंदर कलिका उत्पन्न होगी, जैसा ईस्ट और राइजोपस। बाह्य मुकुलन के अंदर क्या होगा, हमारा एक पूरा जीव होगा जो कि बहुकोशिकीय होगा, उसके अंदर कलिका उत्पन्न होगी, बाद में अलग हो जाएगी, एक नया जीव बन जाएगा, जैसा कि हाइड्रा के अंदर देखने को मिलता है। आंतरिक मुकुलन के अंदर क्या होता है, इसमें हमारा जो जीव होता है वो भी बहुकोशिकीय है, उसके शरीर के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी विशिष्ट संरचनाएं बनती हैं, जिनके पास क्षमता होती है कि वे पूरे जीव को बना सकें, जिन्हें हम जिम्यूल्स के नाम से जानते हैं। ये किसके अंदर होता है, स्पॉन्जिला के अंदर देखने को मिलता है। तो हमारा ये लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इस स्ट्रक्चर संबंधित आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, मैं आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर करूंगा। थैंक यू।